हमको लगा नहीं सुनाई दिया। कौन आ रहा है? तो आप लोग तैयार हो जाएं अभी का टॉपिक समझने के लिए। केमिकल काइनेटिक्स में, जिसको कहते हैं हिंदी में रासायनिक गतिकी, और इसमें टॉपिक का नाम है फैक्टर्स गवर्निंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर बहुत सारे फैक्टर्स होंगे और वो गवर्न करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो इन सभी पॉइंट्स को अभी हम लिखेंगे। पहले तो लिखेंगे, समझिएगा, फिर उसको याद कीजिएगा, फिर उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाइएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाइएगा, बोर्ड का क्वेश्चन बनाइएगा। तब 100% आपको समझ में याद भी हो जाएगा और समझ में अभी आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, तो आइए लिखेंगे कि अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले मुख्य कारण निम्नलिखित है। क्या क्या कारण है अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाला, इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला लिखेंगे अभिकारकों का सांद्रण। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये है टॉपिक का पहला पॉइंट। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में पहला पॉइंट आ गया अभिकारकों का सांद्रण, जिसको कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या इसमें पॉइंट्स है पढ़ने के लिए? तो उसको लिखेंगे कि अभिकारकों का सांद्रण या दाब जितना ही अधिक रहता है, अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होता है। ये है पॉइंट। ठीक से नहीं दिख रहा है। अभिकारकों का सांद्रण जितना ही अधिक रहता है, अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होता है। आप लोगों को दिख रहा है? बोलेंगे? सर ठीक से नहीं दिख रहा है। हाँ, और बोलेंगे? आप लोगों को दिख रहा है? मेरा तो सही आ रहा है। चलिए, अगर किन्हीं का सही दिख रहा है, अगर किन्हीं का गलत दिख रहा है, तो आप अपना अपना जजमेंट खुद करेंगे, क्योंकि एक का सही दिख रहा है और एक का गलत दिख रहा है। अब ठीक है सर। तो चलिए, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक का सही दिख रहा था, तो आपका भी सही होना चाहिए। तो अभिकारकों का सांद्रण में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात चल रही थी। तो इसमें पॉइंट क्या आया? पहला, अभिकारकों का सांद्रण और दाब जितना अधिक रहेगा, अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इतना ही काफी है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछा जाएगा वो तो आपको पता अब चल गया होगा।
समझ गए? चलिए तो अब मिटा सकते हैं। नहीं सर, 2 मिनट सर। इतना लिखने में 2 मिनट यहां से यहां तक लगेगा? ज्यादा लग सकता है। ज्यादा भी लग सकता है। ऐसा बात हो रहा है। कोई कोई होता है ना सर, राइटिंग बट हाथ लिखता है, तो उसके लिए अच्छा, वो लगा सकता है ज्यादा। अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले मुख्य कारण में अभी हम बहुत सारे कारण बताएंगे, जिसमें पहला कारण हम आपको बताए कि अभिकारकों का सांद्रण होता है, जिसको इंग्लिश में आप बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अभिकारकों का सांद्रण या दाब जितना ही अधिक रहता है, अभिकारकों का सांद्रण या दाब, गैस के लिए दाब हो जाएगा, उतना ही अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। तो अभी पहला ही चल रहा है, उसी में लिखेंगे कि हम एक यहां पर लिखेंगे अभिक्रिया निम्नलिखित, हम निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करेंगे। अभिक्रिया पर विचार करेंगे। जैसे स्मॉल ए और कैपिटल ए लिखेंगे, प्लस स्मॉल बी और कैपिटल बी लिखेंगे, स्मॉल सी और कैपिटल सी लिखेंगे। ए प्लस बी, प्रोडक्ट में सी लिखेंगे। अब इस पर हम विचार करेंगे, तो लिख लीजिए। तो इसमें सी जो ये बन रहा है, ये सी बन रहा है, ए और बी इसमें है, तो सी के लिखेंगे, सी के बनने का वेग, सी के बनने का वेग क्या होगा? तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इस पर पावर ए दे देंगे स्मॉल वाला, और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पर पावर दे देंगे इस तरह से बी। बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे, लिखने का तरीका पहले सीख लें। अब आपको पता है कि जहां पर ये होता है उसको इक्वल टू करने के लिए हमें लाना पड़ता है के, और फिर जैसे है उसी प्रकार से आप लिख देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और पावर, सॉरी इधर भी ये लिख दिए, दोनों साइड ये लिख दिए, तो ये बी लिख दिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया जहां के क्या होगा, तो आपको पहले से ही पता है, बहुत बार के बारे में लिखे हैं। जहां के क्या है, एक स्थिरांक है, के एक स्थिरांक है, जिसे वेग स्थिरांक, जिसे वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो उसमें इस तरह से लिखने के, सी के बनने का वेग जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पर पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पर पावर बी। तो कांस्टेंट इसमें के मान लीजिए, तो वह इक्वल टू हो जाएगा के बराबर। तो के इसमें कांस्टेंट हो गया, एक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। लिख लिए ना? यस सर। इतना बड़ा केमिस्ट्री है कि पहले तो लिखते लिखते, समझते समझते, सुनते सुनते आपका ब्रेन साइंस जैसा होगा। दूसरा ताप, और ताप को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग नहीं बोलिएगा,
अनुराग बताइए, ताप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आप लोग नहीं बोलिएगा। ताप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सुन रहे हैं? अनुराग कुमार सुन रहे सर कुछ हैं? बोलेगा? अनुराग कुमार सुन रहा है? कुछ बोल नहीं रहा है। अनुराग कुमार है? माइक तो ऑन है सर। माइक ऑन है। ताप का अंग्रेजी यस में सर है। जल्दी बताइए। यस सर। हेलो। हाँ बोलिए, ताप का अंग्रेजी क्या होता है? हीट। हाँ? हीट। दूसरा? हम्म? ताप का टेम्परेचर। ये वो हीट हुआ। दूसरा? हीट में टेम्परेचर। टेम्परेचर। टेम्परेचर का स्पेलिंग बता दीजिएगा। TEMP। 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 उसके बाद TURE। 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 TEMP। टेम्प। तो ये हो गया टेम्प। टेम्प हो गया। PER। टेम्पे। PER। रे चर होता है तो टेम्पे PER। रे रे आई। चर। चर कैसे होगा? आर से होगा। RATURE। बोलो। बता दे। TEMPERTURE। टेम्परेचर याद हो गया? अगले दिन फिर पूछेंगे। छोटा छोटा ये भी कभी कभी पूछ लेना चाहिए। तो लिखेंगे अभिक्रिया, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का कुछ भी गलत हो सकता है अंग्रेजी में। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं दे पाते हैं ना, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभिक्रिया के वेग पर, अभिक्रिया के वेग पर ताप का बहुत अधिक प्रभाव रहता है या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है। पहला पॉइंट। सामान्यतः ताप जितना ही अधिक रहता है, जितना ही अधिक रहता है, जितना ही अधिक रहता है, अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच अभिक्रिया, अभिक्रिया भी उतनी ही तेजी से होती है, तेजी से होती है, तेजी से होती है। लिख लीजिए। कहता है कि अभिक्रिया में अगर ताप आप अधिक देंगे तो अभिकारक के बीच अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होगी। सामान्यतः, ऐसा नहीं कि बोल दिए तो हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन यह माना जाता है ज्यादातर रिएक्शंस में ऐसा ही होता है। तो लिखेंगे अभिक्रिया के वेग पर ताप का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कैसे? तो ताप जितना ही अधिक रहता है, अभिकारकों के बीच अभिक्रिया भी उतनी ही तेजी से होती है। लिख लिए? लिख लिए? यस। तो बहुत इजी है, सिर्फ लिखते जाएंगे, आपको याद होता जाएगा। अब उदाहरण के तौर पर क्या होगा? उदाहरण के तौर पर अगर लिखा जाए, उदाहरणार्थ, तो एक उदाहरण लिख लीजिए, फॉर्मूला भी कुछ आएगा। अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन की बात चल रही है और उसमें अम्लीय विलयन में ऑक्जेलिक अम्ल, अम्लीय विलयन में ऑक्जेलिक अम्ल और KMnO4 के बीच अभिक्रिया,
के बीच अभिक्रिया साधारण ताप पर धीरे धीरे होती है किंतु विलयन को गर्म कर देने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ऐसा लिखेंगे। तो उदाहरण में हम पूछेंगे कि कल जो टेम्परेचर में लिखाए थे उदाहरण, उसमें कौन सा अम्ल का बात हुआ था? तो ऑक्जेलिक अम्ल। और किसके बीच? KNO4 के बीच। ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। समझ गए? लिख लिए? यस सर। इसमें देखा गया है मोटे तौर पर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। इसे ये दुगना हो जाता है। इसे ताप गुणक टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। लिख लीजिए। ताप बढ़ने पर कितना, हम कल पूछेंगे कि 10 डिग्री ताप पर, क्लास शुरू होने से पहले, कि 10 डिग्री ताप पर कितना हो जाता था? तो दुगना हो जाता। उसे क्या कहते हैं? ताप गुणक कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। समझ गए? टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। तो इंग्लिश में भी याद कर लेंगे ताप गुणक, और हिंदी में भी याद कर लेंगे ताप गुणक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो हिंदी इंग्लिश मिक्स कर लेंगे अपना। टेम्परेचर ताप के लिए, गुणक के लिए कोएफिशिएंट। लिख लिए? यस सर। यह 10 डिग्री अंतर वाले दो तापों पर वेग स्थिरांकों का अनुपात होता है। जैसे ताप गुणक बराबर T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक बाय T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक। तो ये कल फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे कि ताप गुणक टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ताप गुणक को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, और इसको कहते हैं हम लोग ताप गुणक। T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक और T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक। तो ये को
जो जुड़ा वो ऊपर में, जो पहले वाला है वो नीचे में। समझ गए? Yes. तो ताप से संबंधित आगे और पढ़ेंगे हम ये टॉपिक, ऐसा नहीं, एक संक्षिप्त आपको ये सब पता चल गया। अभी और ताप पर आगे चले गए। अब तीसरा टॉपिक आएगा इसी में, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में। तीसरा का नाम है अभिकारकों की भौतिक अवस्था। ये है आपका टॉपिक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? इंग्लिश में बोलेंगे फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स, भौतिक अवस्था का इंग्लिश होता है फिजिकल स्टेट्स। अभिकारक का क्या होता है? तो ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये हो गया इंग्लिश में। तो थोड़ा सा टॉपिक का नाम जरूर अंग्रेजी में आना चाहिए, ताकि अगर कहीं कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट आपके बगल में बैठा हुआ हो, वो कह दिया कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट हम पढ़े हैं, तो टॉपिक का नाम कम से कम आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अभिकारकों की भौतिक अवस्था के बारे में वो कह रहा है। समझ गए कि नहीं? समझ गए? Yes. टॉपिक का नाम लिख लिए? Yes, sir. चलिए लिखिए। अब अभिकारकों की भौतिक अवस्था में क्या होगा, तो लिखेंगे अभिकारकों की भौतिक अवस्था। अभिकारकों की भौतिक अवस्था का विशेष प्रभाव विषमांग अभिक्रियाओं, इंग्लिश में कहते हैं विषमांग को हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, GENEOUS। विषमांग का हो गया अंग्रेजी हेट्रोजीनियस। अभिक्रियाओं का अंग्रेजी तो आपको पता है रिएक्शंस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हम लोग पढ़ाते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से ही शुरुआत होता है इसका। तो अभिकारकों की भौतिक अवस्था में अभिकारकों की भौतिक अवस्था का विशेष प्रभाव विषमांग अभिक्रियाओं, हेट्रोजीनियस रिएक्शंस पर पड़ता है। लिख लीजिए। इनमें अभिक्रिया अभिकारकों की सतह पर होती है। अभिकारकों की सतह पर होती है। अभिकारकों का भौतिक अवस्था का विशेष प्रभाव विषमांग अभिक्रियाओं पर पड़ता है। इनमें अभिक्रिया अभिकारकों की सतह पर होती है। लिख लिए? कहां पर होगी? तो अभिक्रियाओं की सतह पर होगी। तो सतह जितना ज्यादा होगा, तो लिखेंगे बाह्य सतह का क्षेत्रफल जितना ही अधिक रहता है अभिक्रिया का वेग उतना ही तीव्र होता है। ये पॉइंट होगा।
तो सतह से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा बाह्य सतह, तो आप बताएंगे कि हाँ बाह्य सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही अभिक्रिया भी क्या होगा, तीव्र होगा। तो क्या अगर ठोस रहेगा तब क्या होगा, ठोस के बारे में अगर पूछा जाए, अगर ठोस अभिकारक हो तो ठोस अभिकारक के लिए क्या होता है। ठोस अभिकारक की अगर बात की जाए तो ठोस अभिकारक को तोड़कर, ठोस अभिकारक को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देने से, टुकड़े टुकड़े कर देने से, टुकड़े टुकड़े कर देने से उसकी सतह का क्षेत्रफल, उसकी सतह का क्षेत्रफल, उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, जिससे जिससे अभिक्रिया का, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, वेग भी बढ़ जाता है। लिख लिए? Yes, sir. ठोस अभिक्रिया कारक को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देने से सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। तो ये हुआ आपका तीसरा पॉइंट, अभिकारकों की भौतिक अवस्था। अब आएगा चौथा पॉइंट, और चौथा पॉइंट है अभिकारकों की, अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों की प्रकृति। तो इधर क्या हो जाएगा, प्रकृति, नेचर, प्रकृति का अंग्रेजी होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अंग्रेजी में भी थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए हिंदी मीडियम के छात्रों को कि इंग्लिश मीडियम में कैसे समझें अभिकारकों की प्रकृति। टॉपिक का नाम है, अभी आपको 11वां नंबर टॉपिक चल रहा है, जिसमें 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। चौथा पॉइंट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। वो किसके अंतर्गत आ रहा है, तो फैक्टर्स गवर्निंग द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो लिखेंगे अभिक्रिया के वेग पर, अभिक्रिया के वेग पर अभिकारकों की, अभिकारकों की प्रकृति का, प्रकृति का काफी प्रभाव पड़ता है, काफी प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, तो बिना उदाहरण का तो समझना मुश्किल है। क्या है उदाहरण इसमें, उदाहरण है कि सोडियम धातु, सोडियम धातु साधारण ताप, सोडियम धातु साधारण ताप पर ही, साधारण ताप पर ही जल के साथ, जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, तेजी से अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कौन सा धातु के बारे में बताए थे जो कि साधारण ताप पर ही जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। तो आपको बताना है सोडियम। आपको क्या बताना है, सोडियम। उदाहरण में क्या बताना है, सोडियम धातु साधारण ताप पर ही जल के साथ क्या करती है, तेजी से अभिक्रिया करती है।
जबकि मैग्नीशियम धातु उबलते हुए, जबकि मैग्नीशियम धातु उबलते हुए जल के साथ, उबलते हुए जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो ये भी कल पूछेंगे आपसे कि कौन उबलते हुए अभिक्रिया करती है और कौन साधारण ताप पर करती है। तो सोडियम और मैग्नीशियम अंडरलाइन कर लेंगे, याद रखेंगे। समझ गए? जबकि मैग्नीशियम धातु उबलते हुए जल के साथ अभिक्रिया करती है। इसी प्रकार अम्लीय विलयन में, अम्लीय विलयन में, अम्लीय विलयन में KMnO4 की FeSO4 के साथ KMnO4 की FeSO4 के साथ अभिक्रिया तेजी से होती है, तेजी से होती है। जबकि अम्लीय विलयन में ही, अम्लीय विलयन में ही, अम्लीय विलयन में ही KMnO4 की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल के साथ, ऑक्जेलिक सही नहीं होगा, जय होगा, ऑक्जेलिक अम्ल के साथ धीरे धीरे होती है। तो सभी का नेचर अलग अलग है, कोई तेजी से होता है और कोई धीरे धीरे होता है। तो कल नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे आपसे क्या कि KMnO4 और FeSO4 के साथ अभिक्रिया कैसी होती है, तो आपको बताना है तेजी से होती है। हम पूछेंगे आपसे KMnO4 का ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसी होती है, आपको बताना है धीरे धीरे होती है। ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, जितना लिखा है बस इतना पढ़ते जाएंगे। पहले एक ही बार में याद होने की गारंटी न लें, अभी बहुत टाइम है, बहुत समय है। टॉपिक आपका था ये चौथा नंबर, जिसका नाम था अभिकारकों की प्रकृति, और इंग्लिश में कहते हैं इसको नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो लिख लिए? अब आएंगे पांचवा नंबर पॉइंट, जिसका नाम है क्या नाम है पांचवा का? उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव। इंग्लिश में कहेंगे इसको, प्रभाव का क्या होगा? तो इफेक्ट, इफेक्ट होगा प्रभाव का, और ऑफ का उत्प्रेरक को इंग्लिश में कहते हैं कैटलिस्ट। तो इंग्लिश में भी याद रखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, और हिंदी में याद रखेंगे उत्प्रेरक का प्रभाव। समझ गए? उत्प्रेरक का प्रभाव बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्प्रेरक क्या काम करता है। उत्प्रेरक का काम है रिएक्शंस को घटाना भी और रिएक्शंस को बढ़ाना भी। बहुत बार लड़का का आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर वह रिएक्शंस को बढ़ाने में ही पढ़ता है। इसीलिए क्या होता है कि वह उसे लगता है कि हमेशा बढ़ाता है, लेकिन आपको घटाने की जहां जरूरत पड़ेगी वहां घटाने का भी काम कैटलिस्ट ही करता है। तो लिखेंगे कि अभिक्रिया या एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अधिक या कम हो जाता है। इसीलिए लिख दिए अधिक भी होगा या कम हो जाता है।
या कम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी तो चाहिए, जैसे कैसे हम समझेंगे? शुद्ध और शुष्क और शुष्क, शुद्ध और शुष्क H2 और O2, H2 और शुद्ध और शुष्क H2 और O2 की अगर बात करें तो परस्पर वर्षों तक अभिक्रिया नहीं करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं। किंतु इनके मिश्रण में यदि प्लेटिनम की अल्प मात्रा डाल दी जाए, प्लेटिनम की अल्प मात्रा डाल दी जाए तो ये तुरंत संयोग करके H2O बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे क्या पूछेंगे कि H2 और O2 कितने साल तक अभिक्रिया नहीं कर सकती है अपने आप, शुद्ध और शुष्क? तो आप कहिएगा नहीं कर सकती है, वर्षों तक। क्या उसके मिश्रण में डाल देंगे कि तुरंत H2O बन जाएगा? आप बोलेंगे प्लेटिनम की अल्प मात्रा भी अगर डाल देते हैं तो वह दोनों मिल जाएंगे, वह दोनों क्या होंगे? मिल जाएंगे। तो लिख लिए? यस सर। तो हम क्लास में कल पूछेंगे आपसे कि H2O बनाने के लिए किसकी अल्प मात्रा डालनी है। तो आंसर क्या होगा? प्लेटिनम। कौन गैस अभी लिखाए जो कि वर्षों तक नहीं मिलेगा? H2 और O2। वेरी गुड। तो ये तो बात समझ गए। तो प्लेटिनम यहाँ किस चीज का काम कर रहा है? प्लेटिनम का काम यहाँ क्या है? प्लेटिनम का काम यहाँ उत्प्रेरक का है। किसका है? उत्प्रेरक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कैटलिस्ट का है। और यह क्या करता है? जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। क्या करता है? बढ़ा देता है। लिख लिए? प्लेटिनम का काम यहाँ उत्प्रेरक का है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, लेकिन लिखते हैं हम लोग पेरोक्साइड बोलते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऐसा लिखेंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में थोड़ा ग्लिसरॉल मिला देने पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर जब पढ़ाएंगे उसमें ग्लिसरॉल का फॉर्मूला भी बताएंगे आपको। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में थोड़ा ग्लिसरॉल मिला देने पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का विघटन कम हो जाता है।
लिखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में थोड़ा ग्लिसरॉल मिला देते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन कम हो जाता है। तो कल हम पूछेंगे जब कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ग्लिसरॉल मिला देने से विघटन क्या होता है, तो आपका क्या आंसर होगा? कम हो जाता है। बस इतना ही जानकारी रखना है, समझ गए? तो नीचे लिखेंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया, में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, की सक्रियण ऊर्जा, की सक्रियण ऊर्जा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और क्रियाविधि, क्रियाविधि जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिज्म, जो कि याद करा चुके हैं आपको, मैकेनिज्म। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी और क्रियाविधि बदल जाती है, बदल जाती है, बदल जाती है। लिख लेंगे कैटलिस्ट अगर रहेगा तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, तो ये टर्म आप याद कर लेंगे, सक्रियण ऊर्जा। और दूसरा क्रियाविधि तो आपको पहले से पता है, इंग्लिश में भी पता कर लेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। अब लिखेंगे इसी में 2 पॉइंट कि धन उत्प्रेरक, धन उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा, धन उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, धन उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को घटा देते हैं, धन उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को घटा देते हैं, जिससे जिससे अभिक्रिया, अभिक्रिया तेजी से होने लगती है, तेजी से होने लगती है, तेजी से होने लगती है। तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट आ गया आपका कि धन उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को क्या करती है, घटा देती है। अभिक्रिया लेकिन उसमें क्या होने लगता है, तो अभिक्रिया उसमें तेजी से होने लगती है। तो हम आपसे पूछेंगे धन उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को क्या करती है, तो आपका आंसर क्या होगा? घटा देती है, जिससे अभिक्रिया क्या होती है, तेजी से होती है। अब उसी तरह से ऋण उत्प्रेरक, ऋण उत्प्रेरक की बात की जाएगी तब क्या होगा? निगेटिव कैटलिस्ट, निगेटिव कैटलिस्ट सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देती है, सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देती है, जिससे अभिक्रिया का वेग, जिससे अभिक्रिया का वेग, जिससे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या होता है? घट जाता है, घट जाता है। लिख लीजिए। तो हम आपसे क्या पूछेंगे कि ऋण उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को क्या करती है, तो आपका आंसर क्या होगा? घटा देते, बढ़ा देते, ऋण उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देती है और अभिक्रिया का वेग इसमें क्या होता है? घट जाता है। तो ये धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम बनवाएंगे आपसे, तो ऑटोमेटिक आपको क्या होगा, धीरे धीरे समझ में आता जाएगा
और भी धीरे धीरे प्रक्रिया कुछ कुछ समझ में आएगा। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को, तो ई ए, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। तो बराबर लिख लीजिए उत्प्रेरक की अनुपस्थिति, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा और ईबी बराबर क्या होगा, ई ए बराबर ये हो गया। ईबी बराबर क्या होगा, उत्प्रेरक, अभी एक फिगर बनाएंगे आपको, उसमें ये ईबी, ई ए और ईबी भी समझाएंगे। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा स्पष्टतः उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान